So here is a problem which we want to solve. So this is the problem we want to solve, जो कि आज ड्यू है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 1 GB का डेटा आपने सॉर्ट करना है, लेकिन आपको जो अरे बनाने की इजाजत है वो मैक्सिमम 10 MB की इजाजत है, ठीक है। ऑलराइट, तो सवाल ये कोड कैसे करें, ठीक है। सो आई विल गिव यू द रफ आइडिया, और अगर कोई इश्यू हो तो प्लीज आपने मुझे बताना है। तो ये है जी डिस सॉर्ट, ये कलर ठीक है। ये कलर ठीक है, ठीक है। दिस सॉर्ट, और हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं एक और स्ट्रिंग रिटर्न करना, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग रीड कर रहा है जिसका नाम है फाइल नेम, ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है मैं कुछ सिंटेक्स की गलतियां करूं, वो आप जाके प्लीज नोट्स पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा इसके, ठीक है। अच्छा, समटाइम इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्ट, यूजुअली टेक्स्ट बुक में आपको इसका नाम मिलेगा एक्सटर्नल सॉर्ट, ओके। Why I call it, I mean, why we call it external sort, because it uses external resources, ठीक है। पहले इसको डिस सॉर्ट कहते थे बिकॉज एक्सटर्नल रिसोर्स हमेशा डिस करो, लेकिन अब आपको पता है कि एक्सटर्नल रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो क्लाउड हो सकता है, वो मोबाइल फोन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई पीपल कॉल इट नाउ एक्सटर्नल सॉर्ट्स, ठीक है। सो what we are implementing is actually disk sort, ओके, बिकॉज हमारे पास एक ही रिसोर्स है जो कि हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो ये देखिए जी, हम एक काम करते हैं, सो मैं इस स्ट्रीम से रीड करता हूं, इस स्ट्रीम रीडर बनाता हूं, ये मेरा मेन रीडर है, ठीक है। ऑल राइट, और लुक एट दिस कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैं करता ये हूं कि इसको मैंने फाइल नेम दे दी कि तुमने भाई इसके थ्रू रीड करना है, ठीक है। और आई डोंट नो, आप जो आमतौर पे अभी तक रीड करते रहे हैं वो इस तरह रीड करते रहे ना, रीडर के थ्रू आप यहां रीड करते थे, है ना। अगर लेट्स से किसी अरे में के एलिमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप इस तरह रीड कर सकते हैं, है ना। अच्छा, रीडर के अंदर ना एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं रीडर डॉट रीड, आई थिंक ये फंक्शन होता है, आप देख लीजिएगा फाइनली कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फंक्शन नेम इसी के अंदर डॉट रीड होता है, उसका आप यहाँ पे बेस एड्रेस पास करते हैं कि इसमें रीड करना है, और यहां पे ना बाइट्स बताते हैं। बाइट्स से क्या मतलब है कि इतने बाइट्स है रीड करना, हो सकता है ये बाइट्स ना, हो सकता है ये हो कि जिस भी डेटा टाइप के उसके कितने एलिमेंट्स आपने उठाने हैं, ठीक है। तो काइंडली आप देख लीजिएगा, मैं जो रीड फंक्शन की बात कर रहा हूं वो है जो कि सी का रीड था, जो सी लाइब्रेरी का जो रीड था ना वो एफ रीड कहलाता था, और उसमें होता यह था कि आप कहते हैं इस एड्रेस के ऊपर तुमने रीड करना है, ठीक है। और ये जो ए होता था वो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। और आप बताते इतने बाइट्स रीड करने, वो इतने बाइट्स उठा के ले आता था, ठीक है। और ये जो फंक्शन होता है ना, ये कुछ रिटर्न करता है, ये फंक्शन ना बताता है आरबी, आरबी का मतलब है कितने बाइट्स वो रीड कर सका है, ठीक है। और यूजुअली होता यह है कि जितने बाइट्स आप कहते हैं उतने ही बाइट्स वो रीड करता है, लेकिन अगर वो फाइल में है ही कम तो वो क्या कहेगा, तो वो इसकी वैल्यू जो है वो कम बताएगा। ये बात समझ कि वो कितने बाइट्स रीड कर सका है, ठीक है। आपने बेसिकली इसको यूज करके कुछ करना है, बट आई विल गिव यू सम, ये सब कुछ समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज कि आई विल गोइंग टू यूज ए सूडो कोड लैंग्वेज, और आपने एक्चुअली जाके से फिजिकली कोड करना है, ठीक है। और प्लीज यूज दिस रीडर का जो स्ट्रीम का है वो आपने, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सी का जो कोड लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको सी प्लस के हिसाब से करना है, और हैवी एसटीएल यूज करनी है। मतलब देखिए, कोई शॉर्टिंग एल्गोरिदम आपने खुद नहीं लिखना, प्रायोरिटी क्यू भी आपने खुद नहीं लिखनी, आपने कस्टम प्रायोरिटी क्यू का ऑपरेटर बना देना है और प्रायोरिटी क्यू खुद ब खुद बन जाए, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ऑलराइट,
सो हम एक काम करते हैं। सो ये स्क्रीन मैंने बनाई और मैंने से कहा सो प्लीज लुक एट दिस, मैं क्या करने जा रहा हूं। ऑल राइट, ओहो ये मेरी एक फाइल है जो मेन फाइल है जिससे मैंने रीड करना है, ठीक है। ऑल राइट, सो द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हम करते क्या है। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट द आइडिया। द आइडिया इज कि ये आपके पास एक बड़ी फाइल थी, ये आपके पास ना एक बड़ी फाइल थी, ठीक है, ये बहुत बड़ी फाइल थी, ठीक है, और आप 10 MB से ज्यादा तो लोड ही नहीं कर सकते, ठीक है। बाद में ये 1 GB की फाइल आप कैसे बनाएंगे? हाँ, एक वेक्टर बनाए, रैंडम वेक्टर बनाए, इस तरह एफ रीड होता है, इस तरह से एफ राइट भी होता है। तो आप क्या करें, एक 100 MB उसको पॉपुलेट करें रैंडम वैल्यू से, उसे कहते डंप कर दे, फिर दोबारा से पॉपुलेट करें, डंप कर दे, दोबारा से पॉपुलेट करें, डंप कर दे। कितनी दफा मुझे डंप करना पड़ेगा? सॉरी, अगर 1 GB डेटा आपने अपलोड 1 GB का के इंटीजर्स आपने करने हैं और 100 MB इंटीजर्स आप 10 MB इंटीजर्स आप कर सकते हैं, तो आपको 100 दफा उसको राइट करना पड़ेगा, तो 1 GB राइट हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये फाइल, तो पहले हम ये फाइल क्रिएट कर देते हैं। सो आई होप के यू ऑल अग्री कि हमें एक क्रिएट फाइल का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, और ये रैंडम फाइल है, तो इसको आप साइज देंगे, लेट्स से इंटीजर साइज, कि इतने साइज का मैं डेटा क्रिएट करना चाहता हूं, और ये साइज होगा इन जीबीज। तो यूजुअली आप इसको जीबी में 1 पास करेंगे, ठीक है। तो आपने करना बेसिकली क्या है कि इतनी दफा आपने बेसिकली एक फाइल एक वेक्टर जनरेट करना है, और वो वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, कितने साइज का होगा? वेक्टर आपको पता है वो 10 MB से ज्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। तो 10 MB का डेटा आपने बार बार जनरेट करना है और फाइल पे जाके राइट कर देना है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट यू हैव इज दिस वन फाइल, एंड जिसका साइज तकरीबन 1 GB एंट्रीज पड़ी हुई है, तो एक्चुअली ये 4 GB साइज का होगा, ठीक है। ये 4 GB डेटा जो आपने सॉर्ट करना, ठीक है। इसको शायद 1 घंटा लगेगा एक्सपेरिमेंट करने में, बता दूं, कोड कर लें, अच्छी तरह चेक कर लें। पहले आप एक काम करें, इसको छोटे साइज पे चलाएं, मतलब ये कि लेट्स से अरे जो है वो आपकी जो रैम है वो 10 साइज की है, और जो आपने डेटा स्टोर करना है वो 400 साइज का है। ये बात समझ आई? तो आपकी जो रैम है वो सिर्फ 10 साइज की है, और जो आपका डेटा है वो 400 साइज का है। तो देखते हैं इसके ऊपर ठीक काम करता है या नहीं करता। जब अगर वो इसके ऊपर ठीक काम कर लेता तो फिर भाई हाँ चलो मैं चीज पे चला दो, ठीक है। ऑल राइट, तो लेट्स से आपका 1 GB का डेटा जो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, आपने 10 MB का डेटा लोड करना है, ठीक है। लोड किया, सॉर्ट किया, ये सॉर्ट आप कर सकते हैं, ये इस 10 MB को आप सॉर्ट कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं, है ना। ये सॉर्ट फंक्शन कैसे कौन से यूज करेंगे, जो भी वेक्टर आपने यूज किया, वेक्टर डॉट बिगिन कॉल किया, वेक्टर डॉट एंड कॉल किया, सॉर्ट हो गया। सॉर्ट हुआ, एक और फाइल बनाई जिसका नाम रखा 1.dat, और इसके ऊपर जाके इसको डंप कर दिया। ये डंप करने के लिए क्या यूज करेंगे, वही आप एक और रीडर बनाएंगे, ठीक है, जिसको आप 1.dat देंगे, ठीक है। और बाय द वे ये जो 1 है ये बेसिकली चंक्स है, तो ये 1 तो ये तो इंटीजर होगा कोई, कि भाई इस वक्त मैं 1 राइट कर चुका हूं, 2 राइट कर चुका हूं। तो एक चीज शायद हेल्पफुल फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए, to_str, टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है, एक इंटीजर लेता है और कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो आप 1.dat 2.dat जो भी आपने बनाने हैं वो आप एक्चुअली यहां पर क्या करेंगे, इसमें आप इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और कहेंगे इस फाइल को जाके राइट कर दो, इस फाइल को जाके राइट कर दो, इस फाइल को राइट करना, ठीक है। ऑल राइट, आपने बेसिकली करना क्या है, आपने करना यह है कि हर चंक को लोड करना है, सॉर्ट करना है, और फिर जाके क्या कर देना है, दोबारा राइट कर देना है। और ये जो राइटर्स हैं ये स्ट्रीम्स कहलाती है, ओके।
so they are reader streams and then they are called writer streams. ये जो है वो रीड ओनली मोड में खुले हुए हैं, और ये जो आप राइट कर रहे हैं ये राइटिंग मोड में खुले हुए हैं। ये बात समझना। तो एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेज है इसे स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 1 के नतीजे में क्या होगा, आपकी ये क्या बन जाएंगी, आपकी सॉर्टेड फाइल्स बन जाएंगी, और हर फाइल कितने साइज की होगी, 10 MB इसमें एंट्रीज होंगी। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर 40 MB की साइज की बनेगी। ये बात है, जैसे मर्जी आप बनाना चाहें, आई डोंट केयर, बस ये छोटी फाइल्स होंगी, बस दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, ऑलराइट। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपका असल काम शुरू होता है। सो नाउ थिंग इज, नाउ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिस 4 GB फाइल, नाउ यू आर वर्किंग ऑन दीज sorted chunks. Okay, so this was stage number 1. So stage 1 आपको पता लग गया क्या करना है। आपने हर एक डेटा को, ये जो पूरा उनको ये चंक्स उठाने और चंक्स ही सॉर्ट करके एक फाइल में राइट कर देने, ओके, ये बात समझना। और आप जो स्टेज 2 शुरू करने लगी है, और स्टेज 2 इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज। स्टेज 2 रिक्वायर्स, आपको याद होगा हिंट है के वे मर्ज। ओके, के वे मर्ज आपको याद है, नहीं कहता कि के आपके पास वेक्टर्स हैं, सारे सॉर्टेड हैं, उनको मर्ज करना है। कैसे किया था मर्ज जी? स्टेज 2 पे मैं बाद में आता हूं, बाद में के वे मर्ज को रिमाइंड कराता हूं। तुमने क्या किया था, हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बनाया था, उस स्ट्रक्ट के अंदर क्या रखा था, उसके अंदर हमने रखा था, हाँ भाई जी, वेक्टर इंडेक्स, और फिर हमने क्या रखा था, वैल्यू। ये किस वेक्टर की वैल्यू है, ये हमने एक स्ट्रक्ट बना दिया, ठीक है, जिसको हमने कहा था प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट, ठीक है। और फिर हमने क्या बनाई थी, हमने एक एक्चुअली प्रायोरिटी क्यू बनाई थी, दिस वाज आवर प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास के वेक्टर्स हैं, उनका हम क्या करते हैं, ये हमारे पास के वेक्टर्स हैं, लेट्स से ये 0 1 2, और करते करते हमारे पास कितने वेक्टर हैं जी, के वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सब की पहली एंट्री को उठा लेते हैं, इन सब की पहली एंट्री को उठाते हैं, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग ये प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट बना देते हैं। और वो क्या होगा, वो होगा पहले वेक्टर की पहली वैल्यू उठा के इधर वैल्यू में रिप्लेस की, और ये जो वी इंडेक्स है उसमें रखा 0, क्योंकि ये वेक्टर नंबर 0 का इंडेक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होना, ओके। फिर इसी तरह आपने वेक्टर नंबर 2 की, तो एक्चुअली ये जो प्रायोरिटी क्यू है, इस प्रायोरिटी क्यू का साइज हमेशा के होता है। कितना होता है साइज, सॉरी, नंबर ऑफ जितनी फाइल्स हैं, नंबर ऑफ जितने आपके वेक्टर्स हैं, उतनी वैल्यूज होती है इसके अंदर, ठीक है। और अब आप बेसिकली करते क्या है, आपने इस प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट का एक कंपैरेटर फंक्शन भी बनाया होता है। मतलब ये कि इसके अंदर एक ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होता है, जो कि किसकी बेस पे होता है, वो होता है इसमें एक बी पास होता है, तो ए डॉट वैल्यू, ए इज द लेफ्ट पैरामीटर, या इसको दिस कह सकते हैं, ठीक है, और इज लेस देन क्या कर रहे हैं आप, बी डॉट वैल्यू। बस ये एक लाइन लिखनी है आपने इसके अंदर, इस कंपैरेटर के अंदर। तो एक्चुअली ये ना सिर्फ ये कि ये एक स्ट्रक्ट बन गया, बल्कि क्या बन गया, इसकी बेस के ऊपर अब आप प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तब आप बेसिकली इन सारों के एलिमेंट उठा के इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे ही है क्या। अभी उससे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, ठीक है। बट आपको समझ में आ गया के मच। और बेसिकली हम करते क्या, हम करते ये है कि हम एलिमेंट उठाते हैं। तो एक्चुअली वेक्टर इंडेक्स था, वैल्यू था, और हमने यहां पे एक और चीज भी रखी थी, वो था वेक्टर के इनसाइड का इंडेक्स। तो एक और चीज भी थी, वो थी VII, ठीक है, कि इस वेक्टर में वो कौन सी पोजीशन पे एलिमेंट था जो ये वाला पड़ा हुआ था। तो हम करते क्या है, हम प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालते हैं, और वो बेस होता है वैल की बेस,
ठीक है। और हम करते क्या, उस एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाले क्या करते हैं अहमद, क्या करते हैं सुबह, कंपेयर नहीं करते यार, ये सारा काम तो बस है ही कि कंपेयर नहीं होता। सुन तो तू रहा नहीं है। और भाई प्रोबेबिलिटी क्यों बनाने का फायदा क्या है, कि वो कंपेयर कर, अंदर ही कंपेयर होके सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ, जो इनमें सबसे छोटा एलिमेंट है, अगर वो मिन क्यू है तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाले क्या करेंगे, अब बेसिकली लेट से 10 से मिनिमम वैल्यू निकलती है इस वेक्टर की, वेक्टर नंबर 2 की वैल्यू होती है, और वहां पे पड़ा होता है लेट से -1, और बाकियों में सब पे किसी पे 5 पड़ा था, किसी पे 6 पड़ा हुआ था, किसी पे 7 पड़ा हुआ था, किसी पे 8 पड़ा हुआ था, या इस तरह की वैल्यू पड़ी थी। तो आपने सबसे पहले मिनिमम निकाल लिया। मिनिमम निकाला किसका, मिनिमम निकला वेक्टर नंबर 2 का। ओके, आप वो एलिमेंट निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका इंडेक्स प्लस प्लस करने का मतलब यह है कि एक्चुअली ये वी आई आई इंक्रीमेंट कर देंगे आप। ना सिर्फ ये कि वी आई आई इंक्रीमेंट कर देंगे, बल्कि वी आई आई का मतलब है कि इस वेक्टर नंबर 2 पे जो कि ये है, उसका अगला एलिमेंट इस वैल को रिप्लेस करेगा। ओके, और इस वैल को हम दोबारा, इस पूरे एलिमेंट को हम दोबारा से प्रायोरिटी क्यूब में इंसर्ट कर देंगे। अब प्रायोरिटी क्यूब बनी हुई है किसके ऊपर बेस करके, वैल के ऊपर बेस करके। अब दोबारा से वो ऊपर आ जाएगा, जितना ऊपर उसको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगली वैल्यू दोबारा -1 पड़ी हुई है, तो इसको दोबारा से ऊपर आ जाना चाहिए। ये बात समझ, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली पूरी मौजूद, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि जिस वेक्टर के अंदर हम जा रहे हैं उसका नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट ना करे तो हम क्या करेंगे, उसको हम स्टॉप करेंगे कि वो एलिमेंट अब दोबारा इंसर्ट नहीं होगा। अब प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 कम हो जाएगा। ये बात भाई, ये प्रोसीजर कब तक चलता है, जब तक कि आपके प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, क्योंकि हमने सारे एग्जॉस्ट कर दें। ये बात समझ आई, दैट इज के वे मर्ज। ओके जी, अब मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस। अब हमारे पास वेक्टर नहीं है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास वेक्टर नहीं है, हमारा फाइल है। और एक्चुअली बड़ी जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हमने वेक्टर और वेक्टर का इंडेक्स खुद मेंटेन किया था। ये बात समझ आई, एक्चुअली इन दोनों की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इन दोनों की जगह अब आपने रखा हुआ क्या, इस स्ट्रीम का रीडर। और जो इस स्ट्रीम का रीडर है वो क्या करता है, वो इंटरनली याद रखता है कि मैं किस वेक्टर को, किस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और रीडर अपने अंदर ये मेंटेन रखता है कि मैंने कहां तक रीड कर दिया। तो अब अगर आप दोबारा से इसको रीड करने को कहेंगे तो वो नेक्स्ट एलिमेंट का रीड कर लेगा। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू इट, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज ए मच सिंपलर इंप्लीमेंटेशन। आपको ये वाला काम और ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, जिस वैल्यू को निकाला है उसके रीडर से जाकर उसको कहो कि हाँ भाई क्या उसके अंदर मजीद रीडिंग हो सकती है, इफ रीडर। तो अगर इफ रीडर कहता है कि हमारी एंड ऑफ फाइल नहीं आया, तो मतलब क्या है कि मैं रीड करूंगा और रीड करके उस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। ये बात समझ, ठीक है। द सेम प्रोसीजर विल वर्क। ये बात समझ। और आप बेसिकली क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू से निकालते जाना है और एक और राइटर बनाना है। और वो राइटर कौन सा राइटर होगा, वो राइटर होगा कौन सा राइटर, जिसकी आपने ये वाली फाइल बनानी। ये बात समझ आई बात। तो एक राइटर और होगा जो बेसिकली क्या करेगा, सो एक आप और राइटर बनाएंगे। सो इफ स्ट्रीम होता है ऑफ स्ट्रीम फाइनल राइटर, आई डोंट नो स्पेलिंग गलत हो गई है, राइटर, ठीक है। यानी वाह भाई मैंने गंदी स्पेलिंग लिखी है कोई, ठीक है। ये बात समझ आई, ठीक है। एक और बड़ी जरूरी बात बताऊं आपको,
एक्चुअली जो डिसऑर्ट लिखा जाता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये जो आपको आपने मुझे बताया ना, ये जो 100 MB की जो फाइलें हैं, ठीक है, अब पता मसला क्या हो सकता है? मसला ये हो सकता है ये जो फाइल है यही बहुत बड़ी हो जाए। क्या मतलब? फाइल इतनी ज्यादा हो जाए कि वो जो एक एक एलिमेंट उठा के लाना था वो भी नहीं लाया जा सकता। ये समझ में आया? लेट्स से एक पीटा बाइट का डेटा है, अब एक पीटा बाइट का डेटा है और आपने लेट्स से मैंने एक केबी की एक केबी की मेमोरी समथिंग लाइक दैट, तो वो जो नंबर ऑफ फाइल्स बनेगी मेरी वो ही मेरी हजारों से ज्यादा हो जाएगी। वो बात है, वो भी मेरा वो भी यानी एक एक एलिमेंट भी हमारा लोड नहीं हो सकता, तो फिर क्या इसके ऊपर दोबारा से वो मर्जिंग वाला काम होगा। ये बात समझ? तो एक्चुअल जो डिस्टॉर्ट लिखा जाता है तो इवन उसके ऊपर भी जनरलाइजेशन होती है। वी विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, दैट्स एन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है, उसमें यू विल गोइंग टू सी, ठीक है, कि कैसे एक्चुअली डिस्टॉर्ट लिखा जाता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मजेदार होती है, ठीक है। और वो सिर्फ ये हम तो अभी एक एलिमेंट उठा रहे हैं ना, एक एलिमेंट उठा रहे हैं, वो एक्चुअली एक एलिमेंट नहीं उठाता, वो एक्चुअली 1 किलोबाइट उठाता है। क्या उठाता है? क्यों 1 किलोबाइट उठाता है? क्योंकि आप फाइल में से कभी एक एलिमेंट रीड करने नहीं जाते, आप यूजुअली जब रीड करने के लिए जाते हैं तो पूरी की पूरी एक पेज को उठाने जाते हैं। तो आप ओएस का जब कोर्स पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली एक एलिमेंट रीड करने तो कभी भी नहीं जाना होता, ठीक है। ओए यहां पर खड़े हो, यहां खड़े हो, हाँ जी यहां पर खड़े हो। यानी कभी भी जब भी हम कहते हैं ना, एक्चुअली अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने लगा हूं जो कि आज इसलिए नेक्स्ट क्लास में होगा, यू विल गोइंग टू सी कि एक्चुअली कभी भी एक डेटा रीड करने हम जाते ही नहीं है। हम जब कहते हैं ना कि डेटा रीड करने के जब एक्चुअली वो 1 किलोबाइट डेटा उठा के लाता है, वो एक्चुअली पूरा पेज लोड कर लिया था। और पेज का मतलब क्या है ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये बात समझा कि आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड आई होप एवरीबडी कैन कोड इट, ओके। आज दिस सॉर्ट जो है वो आपने इंप्लीमेंट करना है और ये आप इंप्लीमेंट आज रात को ड्यू है, ठीक है। दिस इज योर क्विज, ठीक है जी। बिल्कुल रिकर्सिव डेफिनेशन होती है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि कितने हमारे लोड हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं हम कितने में पार्टीशन कर सकते हैं। ये बात सुनाई? यानी आप अगर कहते हैं कि अगर मेरी रैम जो है वो 1000 साइज की है, तो पहले लेवल पे जो नंबर ऑफ बफर बनते हैं वो वी हैव टू बी केयरफुल। तो हम ऐसे हाँ चलो ठीक है, एक हजार के जितने बन जाते हैं। फिर उसके बाद में जब मर्जिंग करता हूं तो मैं वो 1000 की मर्जिंग कर सकता हूँ, उससे ज्यादा की मर्जिंग नहीं कर सकता। तो वो 1000 भले मर्ज होते हैं, फिर 1000 दोबारा मर्ज होते हैं, फिर उनकी नेक्स्ट लेवल पे उसकी डिवीजन होती है। ये बात समझ? तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये जैसे एक साइड नोट बता रहा हूँ, आपने नहीं करना कि एक्चुअल ये आपके पास डेटा होता है जो बहुत बड़ा डेटा होता है, ठीक है। आपका जो मर्जिंग फैक्टर होता है ना वो बी होता है, कि बी से ज्यादा आप लोड ही नहीं कर सकते। एक्चुअली एक एम होता है और एक बी होता है, ये दो चीजें होती हैं। एम इज योर मेमोरी साइज, बी इज योर ब्लॉक साइज, ओके। तो आप बेसिकली करते कुछ ये है कि आपने ना, आपको ये बात पता है कि आपने मर्जिंग करनी है तो आप इतने लोगों की मर्जिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा लोगों की मर्जिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर होता बेसिकली किया कि यहां पर बहुत सारी आप राइटर बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे राइटर बने होते हैं, फिर इनमें से कुछ जो राइटर्स हैं वो मर्ज होते हैं और एक फाइल बनती है, ठीक है। फिर अगले ब्लॉक के कुछ जो होते हैं वो मर्ज होते हैं और एक फाइल बनती है, ठीक है। और फिर अगले लेवल पे दोबारा से ऐसे ही होता है कि ये, तो आपको समझ में आ रहा है ये काइंड ऑफ एक मर्ज सॉर्ट टाइप चीज बन रही होती है। ये बात समझ? तो ये ब्लॉक्स जो है वो ये मर्ज होते हैं, फिर ये मर्ज होते हैं, इस तरह से काम होगा, ठीक है। और मजे की बात यह कि जो इसके नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं वो तकरीबन लॉग बेस बी होता है, और यहां पे तकरीबन एन ओवर आई थिंक एन ओवर एम आता है, ठीक है। और यहां पर जो आता है वो होता है एन ओवर बी होता है, ठीक है। तो ये जो सॉर्टिंग बनती है वो तकरीबन इस तरह के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज इंप्लीमेंट ए वेरी सिंपलर वर्जन ऑफ दिस सॉर्ट, जो कि ये है, ठीक है। ऑलराइट, कुछ सवाल है तो बता दें। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप देर इज ए, तो मैं आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन बताता हूं कि देर आर एक्चुअली 2 मॉडल्स जिनमें आमतौर पे लोग काम करते हैं। एक होता है रैम मॉडल और एक होता है
आयो मॉडल। ओके, ये जो रैम मॉडल होता है इसमें हम अज्यूम करते हैं कि सारा डेटा रैम में फिट हो जाता है। और जब हम आयो मॉडल की बात करते हैं तो आयो मॉडल का मतलब है कि आपका डेटा तो कभी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है ज्यादातर, और वो इतना बड़ा है कि वो रैम में फिट नहीं हो सकता। और एक बात याद रखें कि रैम पर अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो, और जो हार्ड डिस्क पर डेटा पड़ा हुआ है, इनके दरमियान में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। वो मेरा एडवाइजर कहता था इसके बारे में, कहना कि अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो आपने रैम में कोई डेटा एक्सेस करना है, तो इट फील्स लाइक कि अच्छा तुम्हें कोई चीज चाहिए, लेट्स से तुम्हें पेंसिल घड़नी है, ये कोई काम है पेंसिल घड़ने का, तो तुम कहते हैं अच्छा ठीक है पेंसिल पेंसिल तुम्हें पेंसिल घड़ी भी चाहिए, तो मैं इसी वक्त घड़ के तुम्हें दे देता हूँ, ये लो ये देर लगी, ये मुझे लगी अगर डेटा तुम्हारा कहाँ पड़ा हुआ है, रैम में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क पे, तो एक्चुअली इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली मैं यहां से पैदल चलना शुरू करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक शॉर्पनर पड़ा हुआ है, वो शॉर्पनर उठा के लाता हूँ, वापस आता हूँ इस जगह पे, दोबारा इस कमरे में आता हूँ, अच्छा रुक रुक अब मैं तुझे घर के देता हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, यानी दोनों के दरमियान में जो टाइम डिफरेंस है वो इतना बड़ा डिफरेंस है। ये बात सुनाई, इतना डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस होता है कि हम जब आयो मॉडल में काम करने लगते हैं तो हम रैम की टाइम कंजम्पशन को काउंट ही नहीं करते। क्या मतलब? यानी द ओवरऑल कॉस्ट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ आयो कॉल्स, यानी कि ये जो दूसरा वाला काम था ना वो फॉर फ्री हो जाता है। यानी वो पैरेलल कंपटीशन चल रही होती है, उनके दोनों के अलग डिवाइस ड्राइवर्स काम करते हैं, तो वो जब डेटा लेके आता है वो उस ड्यूरेशन में सारा काम कर चुका, तो दैट्स कम फॉर फ्री। So the overall algo's complexity becomes the time complexity of IO calls, and that's it. ये बात समझ? So IO मॉडल के अंदर चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं, ठीक है। और इसीलिए IO बेस्ड एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि IO बेस्ड इवन एक लिंक लिस्ट बनाई हो ना आपने, और वो लिंक लिस्ट कहां पड़ी हुई? हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई। सिर्फ एक लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल प्रॉब्लम बिकम्स ए रियली हार्ड प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये मसला है। क्या मसला है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि n की n वैल्यूज जो है वो अलग अलग पेजेस पे पड़ी हो, और अगर अलग अलग पेजेस पे पड़ी हुई तो क्या मसला हो सकता है? वो पहले इस वाले पे पेज पे जाकर ओ वो तो उस पेज पे पड़ी हुई है, ओ वो तो उस पेज पे पड़ी हुई। एक्चुअली पोटेंशियली n आपके आपकी आयो कॉज हो सकती है। यानी लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल एक आयो मॉडल के अंदर अजाब बन जाता है। क्योंकि हम चाहते क्या थे? हम चाहते थे कि एक्चुअली इसकी अगर लिंक लिस्ट का साइज n है तो ये n बाय b ब्लॉक्स एक्सेस हो, दैट्स इट। ये बात समझ? ये बात समझ? और इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू अचीव, और वो कैसे अचीव होता है? दैट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट कोर्स व्हिच यू हैव टू टेक इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। मेरा एडवाइजर जो था इसका नाम था लासार्ग, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, अब वो फौत हो चुका हुआ है। ही वाज अ फैंटास्टिक कंप्यूटर साइंटिस्ट। यानी कि इनकी एक जिनकी लैब थी, इसका नाम था मेडाल्गो, ये आरहुस यूनिवर्सिटी में। So if you are interested in going to PhD, so this is one of the best place in Europe, Aarhus University, Denmark. Okay, ये वो जगह जहां पर स्ट्रॉस्ट्रप था। स्ट्रॉस्ट्रप का पता है? नील बोहर का पता है? बोहर स्ट्रॉस्ट्रप जिसने सी प्रोसेस बनाई थी, ठीक है। सो जो उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उनको वो उसी के नाम पे, ठीक है, स्ट्रॉस्ट्रप के नाम पे। वो वहां का एक काइंड ऑफ एक ऑनररी प्रोफेसर भी है। यानी एक रूम है जो सिर्फ स्ट्रॉस्ट्रप का है, वो कोई यूज नहीं करता, और स्ट्रॉस्ट्रप वहां पे होता भी नहीं है, ठीक है। तो बट दैट रूम इज एलोकेटेड फॉर हिम, जब भी वो आना चाहे वहां पे आके बैठ सकते, ठीक है। आरहुस यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा काम अगर आयो एल्गोरिथम्स पे हुआ है तो वो इस मेडाल्गो में हुआ है, ठीक है। तो और अभी बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो इसकी
पहले लार्स के साथ, लार्स वाज द हेड ऑफ इट। अब मेरे ख्याल में एक और बंदा, इसका नाम है गर्थ गर्थ ब्रडल। ठीक है, ये बंदा है जो उस पर काम कर रहा है। ठीक है, और ये बंदा जो है वो एनीवे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क की तमाम हिस्ट्री के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे थे, कि पूरी हिस्ट्री का मतलब है आज तक जितने अखबार आए, जितने टेक्स्ट लिखा गया, वो जितनी भी उनकी आर्काइव है उसके ऊपर भी वो काम करते हैं। यू कैन इमेजिन कि वो कितना बड़ा डेटा हुआ, और वो डेटा स्टोर कैसे करना है, उसको कैसे एफिशिएंटली मैनिपुलेटेबल लगाना है, दैट्स समथिंग विच दे वर वर्किंग ऑन। इनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग थी। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग देयर, लेट मी नो। ठीक है, आई कैन राइट ए, if you perform good in this course, I will write a good recommendation to you. ठीक है, चलें जी। So this is um, so this was this short। ठीक है, अच्छा, अब जो एक अलग डेटा स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, आई विल नॉट गोइंग टू लुक एट इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी, बट आई विल गोइंग टू टेल यू कि वो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनती है। इट्स अ वेरी नाइस एल्गोरिथम, नहीं डेटा स्ट्रक्चर, बैठ जाओ। इट्स कॉल्ड ट्रीज। Okay, why it is called trees? Because it has two things embedded: tree plus heaps. Okay, and let me tell you what's the idea. The idea is such a beautiful idea. Okay, आपने बैलेंस ट्री किया था ना, एवीएल ट्री किया था। ठीक है, द नाइस थिंग अबाउट ट्रीज इज के it does something fantastic. Okay, it it's a randomized data structure। randomized, आज के लिए मैंने दो डेटा सेट करने हैं, दोनों randomized हैं। randomized का मतलब क्या है? बेसिकली इट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, और द पावर लाइज इन इट्स randomized स्ट्रक्चर, और and how it will going to help, that I will going to discuss a little bit। okay, so now look at this please। so I hope you remember, ट्री का मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और heap you know has some property, and what is the property? The property says the value at the top will, अगर मैं मिन हीप कह रहा हूं तो वो जिसकी प्रॉपर्टी मिनिमम होगी वो सबसे टॉप पे होगी, और अगर मैं मैक्स हीप की बात कर रहा हूं तो जिसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर होगी। ये बात समझ? ठीक है, so what's the idea behind trees? The idea behind tree is the following। okay, अच्छा, before I move there, if you remember कि ये हमारे पास लेट्स से ए है, लेट्स से एक ट्री है ए, और ये लेट्स से बाइनरी सर्च ट्री है, ये बी है, ये सी है, और ये ट्री लेफ्ट बी है, और ये एक ट्री है ट्री लेफ्ट राइट ऑफ बी, और इसको मैं कह देता हूं, यार क्या 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 मसला है? ये है ट्री लेफ्ट ऑफ सी, और ये है ट्री राइट ऑफ सी। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री है, और मैं आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई आस्क यू टू थिंग्स। व्हाट इज माय लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, एंड व्हाट इज माय लेफ्ट रोटेशन? ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज ए के ऊपर हो रही है राइट रोटेशन, तो किसके बराबर होगी? बी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, बाद में एक काम भी किया जा सकता है कि इसको ना एक काम कर लेते हैं, इसको मैं बाइनरी सर्च ट्री की तरह कहता हूं, उसको डी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स डी हो जाएगा, और ये भी ऑफ कोर्स डी हो जाएगा। तो ये बाइनरी सर्च ट्री टाइप बन जाता है ना, क्योंकि लेफ्ट पे बी है, फिर सी है, फिर डी है। ठीक है, अच्छा, आप मुझे बताएं क्या होगा? टॉप पे बी आएगा, राइट पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी के राइट पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, और डी के लेफ्ट पे क्या आएगा? टी एल डी होगा, और टी आर डी होगा।
और सी के लेफ्ट साइड पे कोई आएगा, बट डी के लेफ्ट साइड पे जो था वो वही रहा। सो व्हाट इज रिमेनिंग? वो है टी आर बी, और टी आर बी को कहां होना चाहिए? टी आर बी को यहां होना चाहिए। सो राइट रोटेशन does not change the definition of binary search tree. Okay, it only plays with height. Okay, इसको इधर स्विच को इधर करती है, इसको इधर करती है। ओके, राइट रोटेशन क्या करेगी? That doesn't affect the binary search tree as well. The only thing changes is, जी बता दें क्या होगा? डी ऊपर आएगा, डी के राइट साइड पे जो था वो वहीं पर वहीं रहेगा, यानी टी आर डी हो जाएगा। ये सी नीचे आएगा, ये बी नीचे आएगा, और ये जो थे वैसे के वैसे ही रहे। हाँ, सी के राइट साइड पे जो आया वो क्या आ जाएगा? टी एल डी आ जाएगा। ऐसे ही है। All right. So what we will going to do is the following. So what's the idea behind TREEP? TREEP का आइडिया ये है। TREEP. The idea is जब भी मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करता हूं, so what I will going to do is, let's say कोई भी वैल्यू बताएं मुझे, 100 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जब भी वैल्यू इंसर्ट होती है साथ उसके ना हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है, और वो रैंडम नंबर्स को प्रायोरिटी के साथ असाइन कर देते हैं, ठीक है। मतलब 100 जनरेट हुआ, साथ एक मैं ब्लू कलर की एक एम ही एक प्रायोरिटी भी दे देता हूं। लेट्स से 32, ठीक है। आमतौर पर वैसे ये नंबर 32 नहीं होता, बेसिकली ये कोई 0 से 1 के दरमियान में वैल्यू होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली 32, दिस एक्चुअली 0 से 1 के दरमियान में कोई वैल्यू होगी, सॉरी फ्लोटिंग वैल्यू। और बेसिकली होता क्या है, इंसर्शन होती है बेस्ड ऑन 100, यानी वैल्यू, ओके। उसके बाद जो रोटेशन होनी है ना, वो होती है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब क्या है, अगली वैल्यू पता लगेगा आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूं, जी कोई वैल्यू बताए मुझे। लेट्स से उसने कहा 200 वैल्यू, तो 200 वैल्यू यहां पे इंसर्ट होगी, ऐसी है। आप कोई मिन ही, अब हमारे में ये मिन ही बना रहे हैं, ठीक है, और मैक्सी भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप करना चाहिए, ठीक है। चले, हाँ जी, अब उसकी प्रॉपर्टी देनी है। प्रॉपर्टी देगा क्या दें? लेट्स से ये मिन ही बनाए मैक्सी बनाए, पर ये होता है अगर आप मिन ही बनाते हैं तो ये 12 है। अब 12 का मतलब क्या है? जब भी मैं सेशन करता हूं, सेशन हो जाती है, अब यहां से वो वापस आना शुरू करता है, और वो कहता है अच्छा मेरे जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी प्रायोरिटी मेरे से ज्यादा है या मेरे से कम है। अब क्योंकि वो मिन हीप है तो इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, आई विल गोइंग टू से प्लीज लेट मी कम अप, which means I will do which rotation? Left rotation. Okay? So my tree will become this. क्या बन जाएगा? यहां पे हो जाएगा 200, यहां पे 12 ही रहा, और ये 100 यहां आ गया, और ये 32 यहां ही रहा। ये बात समझ, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। The only thing I care about is कि ये एक रैंडम नंबर मैंने जनरेट किया और मैंने कह दिया भाई चलो जी जान दो। ये बात समझ, ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज इंसर्ट वाया, जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन होते हैं, और फिर कीप रोटेटिंग अप, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ योर प्रायोरिटी। ये बात समझ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस आइडिया इज इट्स सच ए सिंपल आइडिया। इसमें तुम्हें याद है वो ईवीएल में जो केस बन रहा था यार, या लेफ्ट वाली हाइट है या राइट वाली हाइट है, अपनी इस तरह की बात होती ना, कुछ भी ऐसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू इज जनरेट अ रैंडम नंबर, असाइन अ वैल्यू, आइदर रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट, दैट्स इट। ये बात समझ। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर इज it has an expected height of the tree is log n.
Isn't it lovely? ठीक है? It has the expected height of how much? Log base 2n. Okay? It doesn't mean कि exactly log n 2 होगी, लेकिन it's just expectation. Expectation is कि on average इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसकी हाइट की जो इसकी हाइट जो होती है वो log n. ये बात सुनाई? It's such an easy data structure to implement. ठीक है? और बाद में सर्च कैसे करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में? जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं. ये बात डिलीशन कैसे करेंगे? जैसे बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं. ये बात है. तो सर्चिंग, डिलीशन, इन सारों की कॉस्ट हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी log n. Does it make sense? ठीक है? ठीक है? So this is what a simple and elegant idea. Okay? अच्छा, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं. There is another very beautiful data structure. मैं अगेन उसके बारे में बात नहीं करूंगा, but I'll just give you an idea कि वो क्या है. It is actually called split. This is a tree which was created, this idea was given by Tarzan. Okay? Tarzan ही एक्चुअली, तो ये प्रिंसटन में प्रोफेसर है और कमाल बंदा है. ठीक है? इवन इसका जो आइडिया स्प्लिट ट्री का वो बाद में आता है. इससे पहले वो कहता है सेल्फ एडजस्टिंग लिंक लिस्ट. ये भी एक जगह पे मैंने अभी भी डेटा से पढ़ा था, तो मैं नजर आ था. और वो आइडिया पता क्या है? वो है कि अगर आप एक लिंक लिस्ट लेते हैं ना, तो आमतौर पे हम लिंक लिस्ट लेते हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है सर्च करने की? ऑफलाइन होती है. ठीक है? वो कहता है हम एक काम करेंगे, तो जब भी हम कोई एलिमेंट सर्च करना होगा ना, ठीक है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट एज एन आइडिया. वो कहता है अच्छा, मैंने कोई एलिमेंट सर्च करना है ना, तो मैं करूंगा, मैं उसको जिसको सर्च करने के लिए जा रहा हूं, मैं वो सर्च करने के लिए आऊंगा. ठीक है? साथ में एक और काम भी करूंगा. सो इमेजिन इट एज ए सर्कुलर लिंक दिस, समथिंग लाइक दैट. और या इसको ऐसे समझें कि एक लिंक लिस्ट है, और मैं कहता याद है कि लिंक लिस्ट का मेरे पास हेड होता है. ठीक है? सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, या इमेजिन इट एज ए सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है? और मैं करता क्या हूं कि मेरा जो हेड है, हर लिंक लिस्ट का एक हेड होता है ना. सो व्हाट इट डज इज कि अगर वो सर्कुलर नहीं है, तो वो करता क्या कि वो जिसको भी एलिमेंट को आपने सर्च किया होता है ना, उसको उठा के वो शुरू में ले आता है. जिस भी एलिमेंट को आपने सर्च किया होता है, वो सर्च करता है उसको, और फिर उसको उठा के वो शुरू में ले आता है. क्या मतलब हुआ? वो एलिमेंट जो ज्यादा दफा सर्च हो रहा होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली शुरू में पड़ा होगा. ये बात समझ? और वो एलिमेंट जो बहुत कम दफा सर्च होगी, वो कहां पड़ा होगा? वो एंड में पड़ा होगा. ये बात समझ? और अगर सर्कुलर अज्यूम करो तो वो क्लियर करता है शुरू में हेड कोई और था, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट पड़ेगी. जिस एलिमेंट को आप सर्च करते हैं, हेड को वो चेंज करके वही कर देता. तो क्या होगा? अब अगर वही दोबारा से सर्च होगा, तो क्या होगा? तो वो वहीं में पड़ा होगा. या अगर आप उसी की विसिनिटी में सर्च करने लगेंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी विसिनिटी, यानी आपने अगर अभी एलिमेंट ये वाला सर्च किया, तो उसकी विसिनिटी में एलिमेंट जो होगा, वो एक्चुअली उसी के पास ही पड़ा होगा. ये समझ आ रही बात? सो अगर इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपको काइंड ऑफ लिंक लिस्ट टाइप डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वो काइंड ऑफ नेबरहुड के साथ एक्सेस होता है, यानी काइंड ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे अभी सर्वर ने पढ़ा था कि आप अगर अभी ये सर्च करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप उसके करीब करीब कोई चीज वाली सर्च करेंगे. ये बात समझ आ रही है? So in a way, what you can design is these kind of very self-adjusting data structure. Huh? Actually, this is mimicking cache. कैसे समझते हैं? कैशे जो कि आपकी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, इवन रैम से भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है. ठीक है? और उसमें होता बेसिकली क्या है कि वो डेटा जो बहुत ज्यादा दफा यूज हो रहा होता है, तो बेसिकली इसका एक कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है, जो बेसिकली क्या करता है, क्या कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, वो मैं पहले ही लोड करके रख लूं. तो फायदा क्या हो? मुझे वो रैम में जाना नहीं पड़ेगा, मुझे हार्ड डिस्क में जाना नहीं पड़ेगा, तो मैंने पहले ही स्टोर करके रखा हूं. यानी अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई बता दे कि यार तुम्हें पहले मैं एलिमेंट ये सर्च करने को कहूंगा, फिर मैं ये एलिमेंट सर्च करने को कहूंगा,
तो इजंट इट नाइस कि मैं पहले ही वो कैशे में लोड करके रख लूं, ताकि उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो मुझे हार्ड डिस्क पे जाके लाना ना पड़े। ये बात समझ। तो ये जो सेल्फ एडजस्टिंग लिंक के बारे में मैंने आपको बात बताई, ये भी बिल्कुल इस तरह का आइडिया है। जो स्प्ले ट्री का आइडिया वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहता है मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है जी, मुझे कोई बात कोई वैल्यू बताएं, क्या बताएंगे, बताएं वैल्यू। लेट्स से पहली वैल्यू मैंने इंसर्ट की, लेट्स से 40 थी, मैंने 40 इंसर्ट किया, फिर कोई वैल्यू बताएं। हाँ 32 आना लेफ्ट पे। जैसे ही 32 इंसर्ट हुआ ना, साथ एक और काम हुआ, वो ये कि ये ही जो भी एलिमेंट इंसर्ट होता है ना, मैं उसको उठा के ऊपर ले आता हूं। मतलब ये क्या होगा, ये कहेगा यार इसको लेफ्ट रोटेट कर लो, मतलब यहां पे 32 आ जाएगा, यहां पे 40 चला जाएगा। अब मैंने कोई और वैल्यू इंसर्ट की, लेट्स से मैंने कहा 72, तो 7 लेट्स से ये ना एक बहुत बड़ा डेटा स्ट्रक्चर लेट्स से बन गया हुआ है, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है, तो लेट्स से यहां पर 1 पड़ा है, यहां पे 2 पड़ा है, यहां पे 3 पड़ा है, यहां पे 4 पड़ा है, यहां पे 5 पड़ा है। अब मैंने एक्चुअली सर्च करने को कहा लेट्स से 3, तो वो क्या करेगा, वो यहां पर जाता है, अच्छा ये 3 मिल गया मुझे, अब वो क्या करता है, वो कहता है इसके ऊपर रोटेट कर दो। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, और फिर वो इसके पेरेंट में जाता है जो कि यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है और यहाँ 5 पड़ा हुआ है, वो कहता है इस जगह में रोटेट कर दो। क्या मतलब, 3 के वो और ऊपर ले जाता है और फिर वो उसके पेरेंट में जाता है, चल दोबारा तो भी रोटेट हो जाए। तो एसेंशियली वो क्या कर रहा है, जो एलिमेंट इंसर्ट होता है उसको उठा के वो ऊपर ले आता है, और इवन जो एलिमेंट सर्च करने को कहते हैं वो उसको भी उठा के ऊपर ले जाता है। उससे क्या हुआ, जो वैल्यू ज्यादातर सर्च हो रही होगी वो किधर आ रही है, वो तकरीबन ऊपर पड़ेगी। सो इवन दिस बीट्स बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज, यानी इन रियल टाइम सिनेरियोज समटाइम दिस डेटा स्ट्रक्चर जो अभी मैंने स्प्ले बनाया है, हालांकि ये बैलेंस नहीं है, इट इवन बीट्स बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। क्यों, क्योंकि वो डेटा जो कि बहुत ज्यादा दफा एक्सेस हो रहा है, बहुत ज्यादा दफा एक्सेस हो रहा है, वो सबसे टॉप पे पड़ा हुआ है। ये बात समझ। So in practical applications, splay trees are really giant as a data structure because क्योंकि ये कई जगहों पे even deterministic जो आपके डेटा स्ट्रक्चर है उनको भी यूज कर दो, यानी आपको रैंडम एक्सेस हो रही है लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है और आपको पता है कि ये डेटा ज्यादा आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, समथिंग लाइक दैट। सो इन दैट वे इट काइंड ऑफ बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है। So these are real great ideas, really great। यानी 90s, यानी 1990s के बाद एक जब ओएसएस का राइज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का राइज होता है, तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर एकदम इमर्ज होके आते हैं, और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर जो आपको बताए जा रहे हैं ये एक्चुअल रियल एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू इमर्ज होते हैं। ये बात सुनाई, ठीक है। और इनकी बड़ी खूबसूरत कहानी है, अगर आप ये इसकी डेटा स्ट्रक्चर की स्टोरी पढ़े, वेरी नाइस बुक रिटन बाय वजीरानी, वजीरानी इसकी डेटा स्ट्रक्चर की एक बुक है जो हमने, एक है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की बुक है, उसमें वो इवन पूरी की पूरी एक स्टोरी बताता है कि कैसे ये डेटा स्ट्रक्चर इन्वेंट हुआ, कैसे ये डेटा स्ट्रक्चर हुआ, कहां से ये डेटा स्ट्रक्चर आया, कहां से ये डेटा स्ट्रक्चर आया, पूरी की पूरी स्टोरीज हैं जो कि इमर्स होती है, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्ट, आई मीन आपको वैसे तो अपनी कोर्स की किताबों के अलावा टाइम आपको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू शुड हैव ए बुक ऑफ दैट, एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी आपको होनी चाहिए, कभी पता लग जाए अच्छा इसमें और डेटा स्ट्रक्चर किस तरह के हैं और किस तरह के। तो मैं आपको ना शेयर कर दूंगा ये जो डेटा स्ट्रक्चर की बुक है, आपको एक बार देख लीजिए। वजीरानी भी इसी के अंदर है, सहानी भी आई थिंक इसके अंदर ही है, ये सारे इंडियन है। आई मीन देखो ये सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये लोग सारे के सारे आपको इंडियन मिलेंगे। इन सारी चीजों के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स में जो पिवटल काम जिन्होंने किया है वो सारे आपको इंडियन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं आपको लगता कि ये जनाब चांद में पहुंच गए हैं, फलानी जगह पहुंच गए, मार्स भी जाने की बातें कर रहे हैं, इवन आगे भी जाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये बहुत पुराना हब था और इस पे वी आर, आई मीन हम ठीक है एक अलग कंट्रीज है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ के लोगों की क्रिएशन थी, ठीक है। हिंदुस्तान इज नॉट, अगर एज ए हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो मोहनजोदाड़ो से निकलता है, ठीक है। मोहनजो यानी इंडस civilization is India word is emerged from river Indus,
ठीक है, ये गंगा जमुना ये सारे अलग है सबसे, जो ये सारे गिरते थे जाके सिंध में। ठीक है, सिंध एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, वो तो अब उन्होंने ये तबाही फेर के डैम बना के तबाही फेर दी कि अब वो सारी की सारी सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल वो रही नहीं। ठीक है, तो वो जिसपे वो वहां के लोग जो पुराने लोग हैं वो इसी बात पे चीखते कि ये तुमने किया क्या, यानी डैम्स के नाम पे तुमने अलग अलग चीजें तो कर दी लेकिन उससे हुआ क्या। पूरी पूरी सिविलाइजेशन सिर्फ इंसानों की नहीं, उससे एसोसिएटेड लाखों स्पीशीज थी जो कि सफर करके आती थी, हर साल सफर करके आती थी, और लाखों सालों में बेसिकली आप नबातात देखें तो उनका जो पॉलिनेशन का जो मेथड है उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सो वंस यू ब्रेक दैट सिस्टम, तो एक्चुअली कहते हैं ना डैम्स बनाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप नेचर से खेल रहे हैं। जब आप नेचर से खेलते हैं तो नेचर से एसोसिएटेड आपका पूरा का पूरा जो निजाम है वो सारा दरम बरम हो जाता है। दरिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो समंदर है ना, समंदर का पानी किसी काम का नहीं है, क्योंकि समंदर का पानी खारा है, वो कोई भी आप यानी अदर देन जो फिश होती हैं जो के अंदर होती हैं, उसके अलावा हम कोई भी जो जो यहाँ के वर्टिब्रेट और जो सारे ऊपर ऊपर आ गए वो समंदर के पानी को यूज नहीं कर सकते। तो दरिया जो होते हैं उनकी जिंदगी की अलामत होती है, और अगर आप उन दरियाओं को छेड़ दें तो उसका मतलब है कि आप शायद अपना तो फायदा देख रहे हैं लेकिन लॉन्गर रन में आप अपनी पूरे इकोसिस्टम को तबाह बर्बाद करें। ठीक है, जो कि हमने किया। ठीक है, और अब भी कर रहे हैं। ठीक है, इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट सीन जो कि हम, सॉरी यार बात सुने प्लीज, बात सुने क्या। रोटेशन, हाँ, रोटेशन करके वो सारे डेटा को ऊपर ले आता है। ठीक है, और ना सिर्फ ये कि अब देख रहे हैं रोटेशन होकर ऊपर आती है ना, तो आप देखेगा स्लेट ट्री की इन्होंने विजुअलाइजेशन बनाई है या नहीं बनाई हुई, मेरे ख्याल में नहीं बनाई हुई। ये था ना ट्रीप्स, एक मिनट, कौन था विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ स्प्लेट ट्रीज, अगर ये वाली हो, हाँ इसमें है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, सो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मैंने 20 इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये देखें ये इंसर्ट हो गया, तो अब आगे 30 इंसर्ट किया, तो ये देखें ये इंसर्ट हुआ और ये अब रोटेशन के ऊपर लिया। ठीक है, अब आगे आ गए, लेट्स से मैंने 70 इंसर्ट किया, अब 70 राइट पे आएगा, लेकिन वो राइट पे जाने के बाद साथ ही उसको रोटेट भी करना। ठीक है, अब देखिए ये बैलेंस नहीं है। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने 40 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए 40 लेफ्ट पे आया, फिर राइट पे गया, और अब ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आ रही। ठीक है, अब लेट्स से मैंने एक और इंसर्ट किया, लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने, अब ये देखते जाइएगा, लेट्स से मैंने किया 100 इंसर्ट। ठीक है, तो ये देखिए 100 राइट पे आया, राइट पे आया, ये रोटेट हुआ और ये उसको ऊपर ले गया। ये बात समझ। और अब देखिए बैलेंस नहीं रहा। ठीक है, और लेट्स से मैं अब कहता हूं जी 50 इंसर्ट को, अब ये 50 इंसर्ट को, ये क्या हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये 50 और ये हुआ, ये ऊपर खा कैसे, अब देखो खुद बैलेंस हो गया, है ना। तो बड़ी अगर आप रैंडमली चीजों को इंसर्ट करने को कह रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का एक बड़ा मजेदार सा स्ट्रक्चर बन पाता है। ठीक है, इट्स अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनामिक मतलब है कि एक मुसलसल चेंज हो रहा है, बट इन ए वे बट इट इज ट्राइंग टू डू। सो मैं आपको ये जो बात कर रहा हूँ, यानी मुकीस का सवाल समझे, मुकीस कह रहा है कि अगर मैंने एक एलिमेंट था जिसको मैंने अभी एक्सेस किया, वो अभी पहली दफा एक्सेस हुआ, वो तो टॉप पर आ जाएगा, लेकिन हम उस एक दफा की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 1 बिलियन दफा एक्सेस हुआ है। तो जब दोबारा से एक ही दफा एक्सेस हुआ है, जब अगली 1 बिलियन एंट्री आएंगे वो खुद ब खुद नीचे चलता जाएगा। टॉप पे ठीक है अभी आया है, और उसकी वजह से होता है उसकी सराउंडिंग वाले भी ऊपर आ गए हो, लेकिन जब वो दोबारा से हम एक्सेस करेंगे तो, और वो जब और एक्सेस में आएंगे तो वो खुद ब खुद दोबारा नीचे जाना शुरू हो जाएगा। सो वो एलिमेंट जो कि दोबारा एक्सेस नहीं होंगे वो दोबारा नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ। सो दैट्स हाउ दिस प्ले ट्री वर्क्स। और आई मीन इसमें फाइंड डिलीट वगैरह ये भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री की तरह होती है, क्योंकि आप बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर तो खराब कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपकी जो रोटेशंस है वो आपकी बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर खराब नहीं करती। ये बात समझना। ठीक है, और मजे की बात है, दिस डेटा स्ट्रक्चर इज आल्सो ए प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी के पीछे बड़ी खूबसूरत मैथमेटिक्स है। इफ यू आर इंटरेस्टेड रीड अबाउट इट। नहीं समझ आता मेरे पास है, मैं आपको थोड़ा सा
एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपके सामने एक और डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, अगेन इट्स अ रैंडमाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड स्किप लिस्ट। ओके, एंड व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड स्किप लिस्ट? लेट मी, ये मैं पढ़ता तो बाद में हूं, बट लेट मी टेल यू द आइडिया। इट्स सच ए फाइन आइडिया। अच्छा, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। मैं ना एक लिंक लिस्ट रखूंगा और वो लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली माय लेवल 0, और लेवल 0 में जो वैल्यूज पड़ी हुई आपको बताता हूं क्या पड़ी हुई। यहां पे पड़ी हुई है वैल्यू जिसे कहते हैं माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। थ्योरेटिकली ये माइनस इन्फिनिटी है, यहां पे कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, या हेड, लिंक लिस्ट का हेड भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और बात है क्योंकि आपने एक्सेल बना लिया हुआ है तो यू विल अप्रिशिएट कि ये क्या चीज है, ओके। अच्छा, आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, आप यहां पे इंसर्ट करेंगे। सुने मेरी बात गौर से, ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर है जो मैं बनाने लगा, ठीक है। थिंक अबाउट इट। ये आपने, ये असाइनमेंट का सवाल भी है, असाइनमेंट का मतलब है ये लैब का सवाल जो आपने भी इंप्लीमेंट करना है इस लैब में, और एक्सेल आप बना चुके हैं, तो दिस शुड बी ट्रिवियल फॉर यू टू मेक इट, ओके। सो हम करते क्या है, हमने कोई भी, लेट्स मुझे कोई वैल्यू बताएं इंसर्ट करने को। 27, तो लेट्स से 27 इंसर्ट करा, तो 27 मैं यहां इंसर्ट करता हूं, और लेट्स से अगली वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूं, तो 27 मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं अगर कॉइन टॉस करूं, अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं, हेड के आने की लेट्स से 50% प्रोबेबिलिटी है और राइट के आने की भी 50% प्रोबेबिलिटी है, तो ऑन एवरेज हाउ मच टाइम आई हैव टू कॉइन टॉस कि मेरा एक हेड आ जाए? ऑन एवरेज कितनी दफा मुझे कॉइन टॉस करना पड़ेगा? 2 दफा, ठीक है। एक्चुअली ये निकालने का तरीका ये होता है कि 1 ओवर प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेना, तो ये बता देता है कि आप कितनी दफा आपको कॉइन टॉस करना पड़ेगा, ये बात नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे छक्का आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो हाउ मेनी टाइम आई हैव टू रोल माय डाइस ऑन एवरेज कि मुझे मेरा छक्का आ जाएगा, ठीक है, 6। ये बात समझ में, ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 6, ठीक है। छक्का आने की प्रोबेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे कितना बार रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात सुने गौर से। लेट्स से व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। द आइडिया इज कि मैं ना, नीचे मेरी एक लिंक लिस्ट है जो सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू इंसर्ट इन द लोअर लिंक लिस्ट, ओके। अच्छा, शुरू में यहां पर इंफिनिटी पड़ा हुआ है और यहां पे पॉजिटिव इंफिनिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये यहां पर ये यहां पे इंसर्ट होगा, ठीक है। अब मैंने एक और कॉइन टॉस किया, ठीक है। अगर हेड आए तो मैं ना फिर क्या करता हूं, इससे एक लेवल और ऊपर चला जाता हूं, ठीक है। और अगर टेल आए तो मैं वहीं का वहीं पर रहता हूं, बात खत्म हो जाती है। लेट्स से मैंने 27 इंसर्ट किया, टेल आई, मैं यहीं पर रहा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू आती है और मैं कहता हूं मैंने 50 इंसर्ट करना है। अब 50 में गया, इस वक्त सिर्फ लेवल 0 है, तो 27 से वो आगे पीछे आगे जाएगा, तो ये यहां जाएगा। इसके आगे क्या पड़ा हुआ है? पॉजिटिव इन्फिनिटी पड़ा, इसका मतलब है इसने यहीं पर इंसर्ट होना है, तो मैं यहां पर इंसर्ट कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा ये 50, ठीक है। अब मैं कॉइन टॉस दोबारा करता हूं, लेट्स से हेड आ जाता है। हेड आएगा मतलब ये है कि इसने एक लेवल ऊपर भी जाना है, ठीक है। तो वह एक लेवल ऊपर आता है। मुझे बताएं अभी तक कोई ऊपर लेवल बना था? नहीं बना। अगर नहीं बना था तो मैं एक लेवल बना दूंगा, यानी कि यहां पे माइनस इन्फिनिटी, यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसी -50 के ऊपर मैं एक और इसकी रेप्लिका बना दूंगा, तो +50, यानी कि ये एक और लिंक लिस्ट बनी पड़ी है। ये बात समझ? अब मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट की, लेट्स से मैं कहता हूं 17 वैल्यू इंसर्ट कर। अब 17 किधर है पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, अब इंसर्शन कैसे होती है? इंसर्शन शुरू होती है टॉप लेवल से। अब टॉप लेवल कौन सा? लेवल 1 है जी। लेवल 1 का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी है। ये बात समझ? अच्छा, एक बात और जो मैं नहीं बताई, वो है कि जितने भी लेवल ऊपर जाते जाते हैं वो आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये कि ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड और ये इससे कनेक्टेड, ठीक है।
और 27 के ऊपर वो दोबारा नहीं बना था तो यहां पर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट इंसर्ट की, नेक्स्ट से मैंने कहा 17 इंसर्ट, 17 माइनस इन्फिनिटी के राइट पे आता है लेकिन 50 से पहले आता है। तो हम लेवल 1 पे सर्च करेंगे और कहेंगे हाँ भाई ये भाई यहां तो नहीं जाता, यहां पर नहीं जाता तो हम नीचे आ जाते, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, यहां पर देखते हैं, यहां पर 27 वो कहता है इससे भी नीचे जाएंगे, लेकिन इससे नीचे तो जा नहीं सकते, इस नीचे क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, मतलब मैं ये मेरा आखिरी लेवल है। इसका मतलब है यहीं पर इंसर्शन होनी है। क्या मतलब, क्या इंसर्शन हो जाएगी, इंसर्शन हो जाएगी, बिल्कुल 52 दफा। तो यहां पे इंसर्शन हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा 17 और यहां पे आ जाएगा 27। अब मैं 17 पे दोबारा कॉइन टॉस करूंगा, ठीक है। लेट्स से 17 पे दोबारा से हेड आ जाता है। अगर हेड आ जाता है तो मैं इसको ऊपर वाले लेवल पे ले जाऊंगा, मतलब ये कि ये ऊपर जाएगा और इसके राइट साइड पे इंसर्ट होगा। मतलब मुझे पता है मैं यहां कहां से आया हूं, ठीक है। तो यहां पे ये इंसर्शन होगी एंड आई होप यू रिमेंबर कि वो रिकर्सिव कॉल में वो रिमेंबर रखेगा मैं कहां से नीचे जा रहा था। तो यहां से यहां पे 17 आ जाएगा और ये लिंक्स बन जाएगी। अब मैं दोबारा 17 पे कॉइन टॉस करूंगा, लेफ्ट से दोबारा से हेड आ जाता है, ठीक है। अगर दोबारा से हेड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऊपर एक और ले जाऊंगा, मतलब एक और लेवल क्रिएट होगा माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और यहां पे आ जाएगा क्या 17 और यहां आ जाएगा क्या, ये बात सुनाई। वी कैन डू सम चेक्स कि अगर एक दफा एक ही एलिमेंट रह गया तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये हम चेक लगाते हैं। वरना रुकने का क्राइटेरिया क्या है कि जैसे ही टेल आएगा मैं रुक जाऊंगा, ये बात सुन रहे। बिल्कुल डमी नोट होती है, कुछ भी होती है, रिमेंबर कुछ भी आप मार्कर रख लें, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, मुझे एक बात बताएं प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा, डू यू अग्री कि लास्ट लेवल पे अभी अभी आपको सरमद ने एक चीज पढ़ाई थी, उसका मैं आपको रिमाइंड करा, देखते हैं आपको याद है या नहीं याद। ये लास्ट लेवल पे तमाम के तमाम नोट्स पढ़े हैं, एन वैल्यूज, क्योंकि तमाम की तमाम लिंक लिस्ट पड़ी होंगी, ऐसे है। हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नहीं हर एक पे मैंने कॉइन टॉस किया था ना, तो कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 नंबर 2 होती है। तो मुझे बताया अगर लास्ट लेवल पे n एलिमेंट्स है तो what is my expected number of elements on level 2? हाँ जी, बताएं, n/2 कैसे निकाला, प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n/2, लेकिन वो रैंडमली चूज होंगे, एक ये एक यहां पर एलिमेंट हो सकता है, ये एलिमेंट हो, ये बस। अच्छा हाँ, मैं वही कर रहा हूं, व्हाट विल बी माय, ये है लेवल 0, दिस इज माय लेवल 1 एंड लेट्स लुक एट लेवल 2। कैन यू टेल मी लेवल 2 पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इधर एलिमेंट्स होंगे हाउ मेनी, ये होंगे 1/2 n, ये होंगे 1/4 n, ये बात सुन रही, और इस तरह से ये होंगे 1/8 n, और इस तरह करते 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 आखिर में एक एलिमेंट होगा, ऐसी है। सो टेल मी देयर आर हाउ मेनी लेवल्स, हाँ। सो इट स्टार्ट विद n, देन बिकम n/2, ठीक है, देन बिकम n/4, so this start with n/2, then become n/4, then become n/8. So there are how many levels? There are how many levels? There are log base 2n levels. You want to know? How much is the space? n/2, n/4. This is geometric series. This is how much? 2n. 2n से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो होगी 2n होगी। ये बात समझ आ गई, क्या हुआ खैर है, हाँ, ये बात समझ आ गई।
2 and q होगी, इट्स ज्योमेट्रिक सीरीज. ओके, ऑलराइट. द नंबर ऑफ लेवल्स आर हाउ मेनी? लॉग n. ओके, मुझे बताएं इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी होगी? लॉग n. वाई लॉग n? क्योंकि एक्चुअली वो टॉप लेवल से शुरू करता है. ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये जी मेरी स्किप लिस्ट है और ये कुछ इस तरह दिखती है. कोई एग्जांपल के तौर पे मैं स्किप लिस्ट ले लेता हूं. स्किप लिस्ट तो ये देखें जी, एक इस तरह की आपको लिस्ट दिखेगी. तो ये देखें जी, ये स्किप लिस्ट है. तो हम सर्च कैसे करते हैं? तो लेट्स से कि मैंने 38 सर्च करना है. ओके, सो आई विल से टॉप पे गए. टॉप से आप इस पे आए जी, आप गए राइट पे 17. 17 के राइट पे क्या पड़ा? पॉजिटिव इंफिनिटी पड़ा. इसका मतलब आई विल गो डाउन. यहां पर आया, फिर राइट पे गया 25 का मतलब इससे भी आगे जाना है. यहां पर क्या आएगा पड़ा हुआ है? 55 का मतलब है कि एक्चुअली इसके दरमियान में लाया करता है. आई विल गो डाउन एंड देन आई विल गो 31 से आगे क्या पड़ा? दोबारा 55 पड़ा हुआ है. मैं दोबारा डाउन जाऊंगा जी. 31 था, आगे पड़ा 38 पड़ा, मिल गया. ये बात समझ? हाउ मच टाइम इट टुक? लॉग n. ओके, ये बात समझ? डिलीशन में भी लॉग n लगेगा. सो इंसर्शन का पता लग गया इसमें कैसे हो रही है. इंसर्शन भी ऐसे होगी, आप यहां से नीचे आएंगे, यू फिगर आउट द पोजीशन, उस पोजीशन पे आप इंसर्ट करेंगे, कॉइन टॉस करेंगे. अगर हेड आता है ऊपर ले जाए, तो टेल आता है तो वहीं पे रुक जाए, खत्म हो गई बात. ये बात समझ? यस. अगर आप देखें तो ऐसा है कि इसके अंदर एक्चुअल एंट्रीज ये पड़ी हुई है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉपीज बन रही हैं उनकी. लेकिन आपको यह पता है कि टोटल कॉस्ट जो होगी वो इसके ट्वाइस से कम नहीं होगी. यानी लेवल 0 के ट्वाइस से कम नहीं हो, से ज्यादा नहीं हो. एक्सपेक्टेशन जो है वो उसके ट्वाइस. ये बात है. रियली पावरफुल स्ट्रक्चर. ओके, और सबसे खूबसूरत बात है कोई रोटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. होता है लेफ्ट रोटेशन करो, राइट रोटेशन करो वगैरह, कुछ भी नहीं. दिस इज अगेन ए रैंडमाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर. ओके, स्किप लिस्ट. डज इट मेक सेंस? ठीक है, इंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गया, सर्च सबको समझ में आ गया. डिलीट कैसे करेंगे? एक्चुअली आपने पहले फिगर आउट करना है कहां पर है वो. जब आपको पता लग गया तो इस लेवल को डिलीट करें, इसके डाउन पॉइंटर को याद रखें, फिर वहां पर आगे जब आपको जिस हिसाब से आपको मिल जाएगा उस लेवल से नीचे तमाम लेवल में मौजूद होगा वो. सो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज के इस पे डिलीट करें जो कि इन दोनों को मर्ज कर देगा, फिर नीचे आए, नीचे वाले को डिलीट कर दे. तो पूरा जो एक्सेल आपने किया था ना उसमें आपको पूरा आपको उसका कॉलम डिलीट करना पड़ेगा. ये बात समझे? ठीक है, यू शुड नो दैट. दिस इज योर दिस लैब क्वेश्चन. ये जो स्किप लिस्ट है आपने इंप्लीमेंट करना और ट्री भी आपने इंप्लीमेंट करना. ठीक है, ठीक है. क्विज जो है आपका ड्यू है वो आज रात को. वो क्या है? आपने डिस्कॉर्ड इंप्लीमेंट करना. ठीक, रात 2 बजे तक. ठीक ठीक. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.